हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और आज हम एक कंपनी लेके आए हैं जो कि यू नो इंजीनियर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। एडवांस टेक्नोफोर्स इस कंपनी का आईपीओ है। 27 जुलाई से 29 जुलाई को इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 95 का प्राइस सेट किया है। 85 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। 24 करोड़ रुपए टोटल उठा रही है। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 72% मालिकाना हक रह जाने वाला है। जैसे कंपनी क्या करती है, तो कंपनी फोर्ज्ड एंड प्रिसिजन मशीन्ड पार्ट्स बनाती है। फोर्ज्ड मतलब जो भट्टी के अंदर में जला करके गला करके मेटल को और फिर एक डाई में डाला जाता है और फिर जैसी शेप की डाई है वैसा ही मेटल का शेप बन जाता है। तो अभी इनके जो अगर हम लोग बैंड्स जो वेबसाइट है उस पे हम लोग आपको प्रोडक्ट्स दिखा देते हैं। ये कंपनी बनाती है, राइट। एंड जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे ही प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे देती है। दैट इज़ नाइस। तो ये कंपनी जो है आईपीओ से पैसे उठा रही है। एंड क्या करने वाले हैं उन पैसों का, तो कंपनी बोल रही है कि हम नई मशीनरी वगैरह लगाने वाले हैं, जिससे कि हम और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना पाएँ अलग-अलग मेटल्स के। आज के दिन यूजुअली कंपनी फेरस मेटल्स बनाती है, नॉन फेरस कैटेगरी में भी कंपनी जाना चाहती है। दैट्स नाइस। इसके अलावा कंपनी जो बोल रही है हम वो अपना जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत लोन भी चुकाएँगे 2.5 करोड़ रुपए से। दैट इज़ गुड, नाइस, राइट। यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पे जाकर के हमने फाइनल प्रोस्पेक्ट्स है जो आरएचपी है उसको देखने की कोशिश की थी। इनकी जो वेबसाइट है वो डाउन हो चुकी है, तो हमें बीएसई की वेबसाइट के ऊपर में जा करके यहाँ से फिर प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करके अब यहाँ पर खोल के देखने की कोशिश करते हैं इसको। पूरी बैलेंस शीट की जो साइज़ है लगभग आज के दिन 47 करोड़ रुपीज़ की नज़र आ रही है, जिसमें से मोस्टली जो है इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ रहा है। दैट इज़ नाइस। साथ में थोड़ा बहुत लोन भी बढ़ रहा है शॉर्ट टर्म वाला, और साथ में थोड़ा बहुत जो सप्लायर्स की उधारी है वो भी बढ़ रही है। नेक्स्ट ये जब सारा पैसा है कहाँ पे लग रहा है, तो एक तो यहाँ पर लग रहा है कि कंपनी जो है अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। दैट इज़ गुड, राइट। अब यहाँ पे ध्यान रखिए देने की कोशिश यहाँ पे ध्यान देना ये वाली चीज़ के अंदर में कि कंपनी ने यहाँ पे 2 चीज़ें बढ़ाई हैं, राइट। 23-24 के अंदर में अपनी फैक्ट्री की जो साइज़ है वो बढ़ाई है। साथ में ही कंपनी ने यहाँ पर जो सोलर प्लांट है वो भी लगाया है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर बेसिक बात ये है कि कंपनी ने अपनी फैक्ट्री की साइज़ और सोलर प्लांट लगा के अपनी फुल जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है। अब वो कौन-सी चीज़ पे ध्यान देना है वो आगे बताता हूँ मैं आपको। एंड करंट एसेट्स हैं उनकी यहाँ पर इन्वेंटरी की कंपनी की जो साइज़ है वो बढ़ती जा रही है। मतलब इन्वेंटरी बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स माल नहीं बिक रहा है कंपनी का। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का माल है वो कंटिन्यूअसली 50 करोड़ की रेंज में ही है। 50 करोड़ तक का माल बिक रहा है सालाना। और कंपनी बट एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली होगी, कंपनी का रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो कम होता चला जा रहा है। तो इसका हम लोग 2 अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो रॉ मटेरियल का भाव कम होता जा रहा है, जो कंपनी पहले महँगा खरीद रही थी, अब सस्ता खरीद पा रही है, या फिर कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि पर यूनिट जो कॉस्ट है, मतलब जो प्राइस है, चार्ज ज़्यादा कर पा रही है कस्टमर के मुकाबले, तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंज़म्पशन कम हो गया और रेवेन्यू ज़्यादा जा रहा है, तो दैट मीन्स प्राइस इन्होंने बढ़ा दी है, राइट? बट यहाँ पे दोनों अगर इस केस में हम लोग देखते हैं ना कि जो प्राइस बढ़ा दी है तो कंपनी का एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? दैट मीन्स अगर ये एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी का, वो अपनी सैलरी बढ़ाता जा रहा है। ये मेन केस मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज़ अल्टीमेटली रॉ मटेरियल है वो भी इस सेगमेंट में जो कंज़्यूम हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बिकॉज़ प्राइस जो है लोहे की, इनकी जो दाम है, वो बढ़े हैं, ना कि घटे हैं, तो ये कम क्यों हो रहा है? दैट मीन्स कंपनी ने प्राइस भी बढ़ाया है और यहाँ पे कंपनी का रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ा है। दैट मीन्स कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई है, रेवेन्यू कंपनी बढ़ा नहीं पा रही है। इसीलिए कंपनी माल जो बना रही है वो बच जा रहा है। कंपनी ने जो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इसलिए मैंने क्यों पता कि ये कंपनी का माल, क्योंकि कंपनी उतना ही माल बेच पा रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर इन्वेंट्री देखते हैं, राइट। तो कि कहाँ पर है, एक सेकंड में आपको ये वाली इन्वेंट्री, तो कंपनी की इन्वेंट्री बढ़ी है, जबकि कंपनी का जो यूटिलाइज़ेशन है, यूटिलाइज़्ड कैपेसिटी, वो एग्ज़ैक्टली या फिर उसके आस-पास ही है, जबकि वो भी यहाँ पर देख रहे हो, वहीं पर है। तो ये इससे ये अंदाज़ा लगा रहा है कि कंपनी ने अपनी प्राइसिंग बढ़ाई है। तो कंपनी का रॉ मटेरियल कम कंज़्यूम हुआ है, प्राइसिंग बढ़ा दी है। इसका मतलब माल जब बाकी जो बचा है 50% पे यूटिलाइज़ेशन हुआ है, दैट मीन्स माल उतना ही बना है, तो बचा बाकी जो माल था, वो पीछे बच गया। दैट मीन्स कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं दे पा रही है, कंपनी के लिए माल बेच पाना मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो प्लांट एंड मशीनरी है,
वो यहाँ पर और लगाई है, राइट? यहाँ पे 24-25 के अंदर में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी और लगती है, इसका मतलब कंपनी की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, राइट? एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो 25-26 है, राइट? इसके बीच में कंपनी ने सोलर प्लांट भी है, वो भी लगा लिया है, राइट? दैट मीन्स कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल कम होना चाहिए। ये दोनों ही चीज़ों के अंदर में दोनों ही काम नहीं हुए हैं, जो कि हम लोग डेटा को देखते हैं यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का पिछले 3-4 साल से लगातार जो है 6000 मेट्रिक टन ही कैपेसिटी है, तो वो जो पैसा खर्च हुआ है वो कहाँ है, एक तो। दूसरा, कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यूज़ को चेक करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ होती है अदर एक्सपेंसेस, राइट? ये वाला, इसका पॉइंट नंबर है 27। यहाँ पर हम लोग पावर एंड फ्यूल को चेक करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो फिर वो पावर प्लांट लगाया क्यों गया है? घर पे सप्लाई लेने के लिए। एंड अब कंपनी आईपीओ के पैसों से नया जो है कैपेसिटी जो है एक्सपेंशन करना चाहती है, राइट? उससे भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, बिकॉज़ कंपनी के पास में जो एक्जिस्टिंग है उसी को बढ़ा नहीं पा रही है, और जो पैसे लग रहे हैं वो भी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो नया पैसा लगाएगी तो वो भी पता नहीं कहीं पे ही जाएँगे, आई डोंट नो, राइट? तो बिकॉज़ ब आफ्टर लुकिंग एट ऑल दीज़ डेटा, मुझे लग रहा है कि आने वाले जो रिज़ल्ट्स होंगे उनके अंदर में हमें फिर से देखना पड़ेगा कि हाँ, हमें नंबर्स में जो डेटा है उसके अंदर में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है या नहीं, बिकॉज़ अभी तक तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वो डेटा को हमें फिर से देखना पड़ेगा, आने वाले जो रिज़ल्ट्स हैं, फिर हम लोग इस कंपनी का व्यू बना सकते हैं। ऐज़ ऑफ नाउ, आफ्टर लुकिंग एट द डेटा, मुझे लगता है कि ये आफ्टर द आईपीओ और भी ज़्यादा सस्ते में हमें जो कंपनी है वो मिल सकती है। दो अगर इसके अंदर में पंप एंड डंप जो है वो चल सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर 86 करोड़ रुपए की कंपनी की साइज़ है, और कंपनी जिस फ़ील्ड में काम करती है, वो थोड़ा-सा लुक्रेटिव है अभी के हिसाब से। राइट, तो इसके अंदर में थोड़ा-सा वो जो चीज़ है वो प्ले आउट हो सकती है, रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और बाद में थोड़ा बहुत पंप एंड डंप इसमें खेला जा सकता है, और साइज़ छोटी है इस वज़ह से इसको आराम से मैनेज करना भी आसान हो सकता है, और एसएमई कैटेगरी की ये कंपनी है। बिकॉज़ अगर इसका हम लोग पी और पीबी रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो 4 करोड़ के हिसाब से 21 का पी रेशियो निकल के आता है, और पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो 23 के हिसाब से यहाँ पर पहले से जो नेट वर्थ है वो 13 की है, तो लगभग 35 करोड़ रुपए मान लो, तो मैं लगभग आपको 40 मान लो, 40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2.2 2.3 के आसपास का पीबी रेशियो है, जो कि लुक्रेटिव है कंपैरेटिवली दूसरी कंपनियों जो इसी सेक्टर में काम करती हैं। बट द पॉइंट इज़ कि होल जो पूरा का पूरा फ़ोकस है, जो हमने अभी देखा चीज़ नंबर्स डेटा को, उसके हिसाब से जो मेन क्वेश्चन मार्क है वो एफिशिएंसी पे है, जो मैनेजमेंट है उसकी एफिशिएंसी, उसकी मंशा पे है कि उसकी मंशा क्या है। तो जब उस पे सवाल होता है तो फिर बाकी चीज़ों के नंबर्स का कोई मतलब ही नहीं होता। दैट्स ऑल।